हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी रूफ चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये हमारा मॉक टेस्ट सीरीज का थर्ड वीडियो है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के क्वेश्चंस के बारे में। और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर से भी लिए गए हैं। ठीक है, और आपका एग्जाम जनवरी लास्ट में है तो उसके लिए भी आपको बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अगर आप देखिए हमारे सारे मॉक टेस्ट के सीरीज देख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। और इतना तो मैं कह सकता हूं कि 20-25 नंबर आपके सीडीपी में आ जाएंगे अगर आप क्लास को और मॉक टेस्ट को रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो देखिए, अगर जीन पियाजे की बात करें तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और ये मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया भी था। ठीक है, इसको कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। और यहां पर इन्होंने बताया था कि ये जो मूर्ति संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है, इसको देखिए, ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसे कहते हैं, तो ये इन्होंने कहा था, इस थ्योरी में इन्होंने कहा था कि ये जो स्टेज है ये इसकी थर्ड स्टेज है। ठीक है, ये इसकी थर्ड स्टेज है। और इसमें एक्चुअली होता क्या है, 7 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें देखिए क्या होता है कि उनको वस्तुएं पहचानने का, ठीक है, वो वस्तुएं पहचान लेते हैं, वस्तु पहचान लेते हैं। ठीक है, अनुपात अंतर बता लेते हैं, अनुपात अंतर हो गया, भार हो गया, ये सारी चीजों को समझने लगते हैं। ठीक है, और ये देखिए मूर्ति चिंतन का भी, मूर्त चिंतन का भी ये स्टेज होती है, कि स्टेज भी ये होती है। तो ये सारी चीजें डेवलपमेंट इसके अंदर हो रहा होता है। और देखिए विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन भी समझ पाता है जो बालक होता है। ठीक है, जो डाइवर्सिफिकेशन होता है, विविधीकरण होता है, उसको भी बालक समझने लगता है कि कौन कौन सी चीजों में भिन्नता है, क्या क्या डाइवर्सिफिकेशन है, वस्तुओं को पहचान लेता है, अनुपात का अंतर समझने लगता है, ठीक है, भार को समझने लगता है, ये सारी चीजें वो समझने लगता है। ठीक है, ये दो चीजें होती है, एक तो अमूर्त, एक मूर्त चिंतन है, एक अमूर्त चिंतन है। ठीक है, तो यहाँ पे मूर्त चिंतन के बारे में पूछा गया है और ये जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थर्ड स्टेज को दिखाता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा संरक्षण या कक्षा समावेशन को जो है ये बताता है। ठीक है, तो यहां से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कि कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन को ये डिजिग्नेट करता है, दिखाता है। देखिए, ये जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है और कौन सी स्टेज है ये। तो ये होता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और ये अवस्था में क्या क्या होता है ये चीजें आप एकदम ध्यान रखिएगा कि इस अवस्था में बालक किस किस चीजों को या क्या क्या कर सकने में सक्षम होता है और कौन सी एज ग्रुप में ये अवस्था चल रही होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की जा रही है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना। तो देखिए यहाँ पर जो स्कीम है ये पियाजे की संरचना है, तो इसको याद रखिएगा, ये आंसर बी हमारा हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, आकलन या इवैल्यूएशन करने का यहाँ पर पूछा गया है कि जैसे कॉपी हम लोग इवैल्यूएट करते हैं या बच्चे की कॉपी इवैल्यूएट करते हैं या कुछ भी हम उसको एग्जाम में बैठते हैं, कोई भी चीज उसका आकलन करते हैं, चाहे मानसिक आकलन कर रहे हो, चाहे उसकी लिखित या बौद्धिक आकलन कर रहे हो। ठीक है, तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो वो है कि विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। जी नहीं, श्रेणी में तो डिवाइड करना ही नहीं होता है। संबंधित अवधारणाओं, ये अवधारणा लिखा है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, कि बच्चों की स्पष्टता क्या है, वो कितने स्पष्ट है किसी विशेष प्रकार के टॉपिक को लेकर या उनको कहां कहां पर दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो इवैल्यूएशन का प्राथमिक उद्देश्य यही होता है कि आप जान पाए बच्चा कहां पे गलती कर रहा है या कौन सी चीजें उसे समझने में दिक्कत हो रही है और कौन सी चीजें स्पष्ट है। ठीक है, विद्यार्थियों के प्राप्तांक के आधार पर उनको नामांकित करना। जी नहीं, देखिए किसी भी तरीके से आपको
अपर कैटेगरी या लोअर कैटेगरी बच्चों में नहीं बनानी है कि कोई अच्छा तेज बच्चा है तो उसको अलग कर दे, नहीं हो। आपको इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर फोकस करना रहता है बेसिकली, इस चीज को याद रखिएगा। आपको इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर फोकस करना रहता है, यानी समावेशी विकास पर, ठीक है। और समावेशी शिक्षा पर आपको जो है फोकस करना रहता है। आप इसमें सबको अलग अलग नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, जी नहीं, ये भी अंकित नहीं करना है, हतोत्साहित नहीं करना है बच्चों को, तो यहाँ से बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो देखिए यहाँ पर बुद्धि एक निश्चित योग्यता है, ठीक है, ये योग्यता होगा। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, नहीं, बुद्धि का विकास होता रहता है, ठीक है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जाता है, जी नहीं, इसको सटीक रूप से मापा नहीं जा सकता है, ठीक है। मैंने आपको लेक्चर में अपने बताया था सीडीपी के कि ये देखिए, ये क्वांटिटेटिव मेजर्स है, ठीक है, क्वांटिटेटिव मेजर्स है और इसको मेजर नहीं किया जा सकता, इट इज नॉट मेजरेबल। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है, जी नहीं, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, वो एकाकी विशेषक नहीं है। बुद्धि एक बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, जी हाँ, ये बुद्धि जो होती है, ठीक है, ये एक बहुआयामी है और ये जटिल योग्यताओं का एक समूह है, ठीक है, एकाकी नहीं, याद रखिएगा, ये एकाकी नहीं, ये जटिल योग्यताओं का समूह है, एक कॉम्प्लेक्स चीजों का समूह है। तो यहाँ पे हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं, यानी मौलिक का मतलब होते हैं फंडामेंटल होते हैं काफी समाधान, ठीक है। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो देखिए, अगर यहां पर हम बात करें तो रूही जो है यहाँ पर क्रिएटिव थिंकिंग का, ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग का प्रदर्शन कर रही है, ठीक है, वो यहाँ पर क्रिएटिव थिंकिंग का प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि जो फंडामेंटल चीजें हैं और जो हम थिंक कर रहे हैं या सोच रहे हैं वो हमारी कल्पनाएं हैं, ठीक है, वो हमारी क्रिएटिविटी है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो जो रूही नाम की लड़की वो अपनी क्रिएटिव थिंकिंग का प्रदर्शन कर रही है। तो यहाँ पर देखिए, क्रिएटिव थिंकिंग यानी सृजनात्मक विचारक, ठीक है, इसका ए विकल्प हो जाएगा और ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि जो वंचित समूह है, यानी जो डिप्राइव्ड ग्रुप है, ठीक है, अगर डिप्राइव्ड ग्रुप से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता, यानी कि वो कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरीके से उनका कोऑपरेशन कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले डिप्राइव्ड ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। ये एससी हो गए, एसटी हो गए, ठीक है, या वुमेन क्लास हो गए, या पीएचडी हो गए, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड या पर्सन विद डिसेबिलिटीज हो गए, ठीक है, ये सब वंचित ग्रुप्स होते हैं। तो ये कहा गया है कि अगर इनके विद्यार्थी हैं या इनका कोई बच्चा है और वो किसी तरीके से कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं। तो देखिए, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको पास्ट क्वेश्चन में बताया कि हमें इंक्लूसिव एजुकेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लेके चलना है, ठीक है, दोनों को लेके चलना है। तो हम किसी बच्चे को विद्यालय छोड़ने के लिए नहीं कह सकते। इस स्थिति को जैसे है स्वीकार करनी चाहिए, जी नहीं, हमें इस स्थिति को ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये भी हमारा विकल्प नहीं हो जाएगा। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाएं कम करनी चाहिए, जी नहीं, अपेक्षाएं कम नहीं करनी चाहिए, अपेक्षाएं कम करने से उनका विकास नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी हमारा सही विकल्प नहीं होगा। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। जाहिर सी बात है, ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा कि हमारा जो टीचिंग प्रैक्टिस है, ठीक है, जो हमारी टीचिंग प्रैक्टिस है उसमें सुधार करनी चाहिए और जो कोऑपरेशन नहीं ले रहे इस कोऑपरेशन में सुधार करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं के बारे में देखिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो एक समावेशी कक्षा है, मींस इंक्लूसिव क्लास चल रही है, ठीक है। मैं एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाएं, ठीक है, यानी स्पेसिफिक टीचिंग एबिलिटीज, स्पेसिफिक टीचिंग प्रोग्राम, तो इसमें क्या करना चाहिए? तैयार नहीं करना चाहिए, जी नहीं, बिल्कुल तैयार करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, नहीं, पंक्चुअली करना चाहिए, ठीक है, इस चीज को समझिएगा।
तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए? जी नहीं, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी चीज के लिए, किसी भी पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए हतोत्साहित या डिमोटिवेट नहीं करना है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर पैठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? तो देखिए, अगर पैठन वैफल्य के प्राथमिक लक्षणों की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि न्यून अवधान विकार, जी नहीं, ये नहीं होगा। अपसारी चिंतन या पढ़ने में धारा प्रवाहित, ठीक है, धारा प्रवाहित पढ़ने में नहीं होते हैं, ठीक है, वो एकदम फ्लुएंट पढ़ने में नहीं होते हैं, जबकि ये फ्लुएंट पढ़ने की डेफिशिएंसी होती है कि बच्चे धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षम होते हैं, ठीक है। तो पैठन वैफल यानी पढ़ने में विफल हो रहे बच्चे, इसका आप थोड़ा सा संधि विच्छेद करके अगर देखेंगे तो पैठन वैफल्य लिखा है, मतलब कि पढ़ने में विफल, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता जो होती है उससे संबंधित है। तो हमारा आंसर सही सी हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है कि आरटीई में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ठीक है, तो देखिए आरटीई के बारे में जान लेते हैं। ये राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, और ये 2009 में आया। और एक चीज आपको बता दें कि 86 संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 86 संविधान संशोधन के तहत एक मौलिक कर्तव्य बढ़ाया गया, ठीक है, एक मौलिक कर्तव्य ये बढ़ाया गया कि देखिए 6 साल तक तो माता पिता देखभाल करेंगे बच्चे की शिक्षा के, और 6 से 14 तक सरकार मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएगी, ठीक है, सरकार मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएगी। और इन दोनों मौलिक, ये तो मौलिक कर्तव्य हो गया और ये हो गया डीपीएसबी, ठीक है। तो इनको जो है लागू करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित किया गया था, और इसका जो सेंटर है वो है कि राइट्स संबंधित, ठीक है, अधिकार संबंधित जो ह्यूमनिस्टिक परिप्रेक्ष्य है, ह्यूमनिस्टिक चीजें हैं, ठीक है, उन पर यह आधारित है। तो यहां पर देखिए व्यवहारवादी नहीं होगा, ठीक है, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति वृत्ति, जी नहीं, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, जी, सी विकल्प हमारा यहां से सही हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप देखते रहिएगा, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, सीटेट में, तो याद रखिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संरचना ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है? ठीक है, ये पूछा गया है कि संरचनात्मक ढांचे में क्या होता है। तो देखिए यंत्रवाद याद करने पर आधारित, जी नहीं, हमें सिर्फ याद नहीं करना, रटना नहीं है किसी चीज को, तो याद करने पर आधारित नहीं होता है। प्रबलन पर केंद्रित होता है, जी नहीं। अनुबंधन द्वारा अर्जित है, ये भी नहीं होगा। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अवबोधन का मतलब होता है चिंतन करना, या मतलब किसी चीज को अपने तरीके से सोच कर उसमें डेवलपमेंट लाना, ठीक है। तो उन सारी चीजों पर ये डेवलप्ड है, तो यहाँ पे हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? ठीक है, ये पूछा गया है कि जो स्टूडेंट सेंटर्ड, ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, ठीक है, शिक्षा शास्त्र, उसकी क्या विशेषता है? तो ये पूछा गया है। केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर करना, देखिए यहाँ पर आप ऑप्शंस को ही देख के समझ सकते हैं कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर कैसे निर्भर रह सकते हैं आप, तो ये तो नहीं होगा। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, नहीं, सिर्फ हमको उनके एक्सपीरियंसेस को प्रमुखता या प्रायोरिटी नहीं देनी है, ठीक है, यहाँ पर। और अगर हम लोग बात करें तो बच्चों के अनुभवों की जो होती हैं उनको प्रमुखता, सिर्फ और सिर्फ उनको प्रमुखता नहीं देनी, उनके साथ साथ हमें देखिए यहाँ पर इनके एक्सपीरियंस के साथ साथ इनको लर्न भी कराना है, ठीक है, लर्निंग भी करानी है। यंत्रवत याद करना, देखिए ये भी नहीं होगा, यंत्रवत याद करना ये भी नहीं होगा। कुछ हद तक ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन हम लोगों को सही लग रहा है, बी वाला, ठीक है, कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। देखिए याद करना सिर्फ कैसे हो सकता है, या सिर्फ पुस्तक पर ही निर्भर करना, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कुछ उसमें सोचने की या चिंतन करने की क्षमता नहीं बढ़ रही, तो ये तो नहीं हो पाएंगे। और योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, देखिए जहां पर ये वर्गीकरण आए या फिर क्लास में डिवाइड करने को आए, तो ये ऑप्शन कभी भी आपका सही नहीं होगा, क्योंकि इसका जो उद्देश्य है वो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट और इंक्लूसिव एजुकेशन का, और ये ऑप्शन जो है उसके खिलाफ जा रहा है, तो ये ऑप्शंस तो कभी नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ठीक है। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आप हमारे साथ समझते चलिए, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद देखिए संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से देखिए क्या है,
ये पूछा गया है। तो यहां पर जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा पूर्णतया अलग अलग। जी नहीं, ये अलग अलग नहीं होंगे। एक्चुअली है क्या, ये इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट है। और यहां पर देखिए एक चीज और मैंने आपको बताया था कि जो किशोरावस्था होती है, ठीक है, किशोरावस्था वो तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है। और ये कथन था स्टैनली हॉल का, ठीक है। इसे पिछले वाले मॉक में यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने वैसे करेक्ट भी कर दिया था नीचे, लेकिन फिर भी आप लोग जान लीजिए कि ये कथन स्टैनली हॉल का है और इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो संवेग है और संज्ञान है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो अलग अलग नहीं हो सकते, मतलब एकदम फ्री भी नहीं हो सकते, सन्निहित है, ठीक है। तो सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार यानी स्ट्रक्चरल थ्योरी के अनुसार अधिगम यानी लर्निंग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल थ्योरी है, ठीक है, उसके अनुसार जो लर्निंग है उसके बारे में क्या सही रहेगा, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। जी नहीं, सिर्फ स्मरण और पुनरुत्पादन की प्रक्रिया नहीं, एक्चुअली है क्या, ये सक्रिय या एक्टिव पार्टिसिपेशन जो होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन की प्रक्रिया है, ठीक है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया, जी नहीं, अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ याद करना, ठीक है, जहां पर लिखा हो सिर्फ याद करना, या सिर्फ पुस्तक पर निर्भर करना, ठीक है, या फिर कह दे कि वर्गीकरण करना, तो ये सारे विकल्प कभी आपके सही नहीं होंगे। अधिगम आवृत्तियों संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, जी नहीं। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा, जी ये सही विकल्प हो जाएगा। अधिगम एक सक्रिय विनियोजन के द्वारा सही है कि एक्टिव लर्निंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन लर्निंग में होता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि लर्निंग जो है, लर्निंग में एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूर होना चाहिए, तभी एक फ्रूटफुल और पॉजिटिव लर्निंग बाहर निकल के आ पाती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण, यहाँ पे उदाहरण होगा, ठीक है, देने का क्या परिणाम है। तो देखिए अगर इसकी बात हम लोग करें तो और अवधारणात्मक परिवर्तन, ठीक है, अवधारणात्मक चेंज यानी स्ट्रक्चरल चेंज को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका, जी हाँ, यह एक प्रभावशाली तरीका है कि जब आप किसी चीज को एग्जाम्पल दे के बताते हैं, ठीक है, जब आप किसी चीज को एग्जाम्पल दे के बताते हैं तो वहां पे क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है। जैसे आप अगर फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और साथ में अगर किसी कोई थ्योरी आप उसको समझा रहे हैं और थ्योरी के साथ अगर उसको आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझा देंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर उसको देके एग्जांपल देके समझा देते हैं तो उसकी जो अवधारणात्मक या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर उसको कंफ्यूजन नहीं होगी, वो कंफ्यूजन स्टेट में नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा, हमें और ऑप्शन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न कैसे कर देगा भाई, ये भी नहीं। अवधारण की समझ में अभाव, ये भी नहीं है। और अवधारण समझ के बाद कार्य विधि या प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान, जी नहीं। सबसे पहला विकल्प भी हमारा अभीष्ट विकल्प हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों को अधिगम गतिविधि यानी लर्निंग एक्टिविटी, ठीक है, लर्निंग एक्टिविटी में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, नहीं। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि जो होती है, ठीक है, जिसको कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, स्वाभाविक अभिरुचि या सेल्फ इंटरेस्ट यानी जो स्वयं से वो रुचि लेते हैं, तथा जिज्ञासा जिसको कहते हैं क्यूरोसिटी, ये खत्म होने लगती है, ठीक है, क्यूरोसिटी। फिर उनको उसमें मजा नहीं आने लगता। बार बार अगर आप उनको दंड दे रहे हैं, ठीक है, या पुरस्कार दे रहे हैं, ठीक है, तो जैसे पुरस्कार बार बार या कभी कभी देना, कभी कभी पुरस्कार तो चलता है, लेकिन अगर आप बार बार पुरस्कार दे रहे हैं, लगातार पुरस्कार दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं, तो फिर लास्ट टाइम में होता क्या है कि वो सीखने के बजाय पुरस्कार के लिए काम करने लगेगा और चीजें करने लगेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने कहा कि कोई असाइनमेंट बना के लाइए और उसके लिए एक चॉकलेट पुरस्कार में दी जाएगी, और हर बार असाइनमेंट आप ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो क्या करेगा, फिर वो एक समय ऐसा आएगा कि असाइनमेंट सीखेगा नहीं, कहीं से बस कॉपी कर लेगा, उसको पढ़ेगा तक नहीं, सिर्फ पुरस्कार पाने के लिए। तो यहाँ पर उसकी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी कम हो गई। और अगर आप दंड देते रहेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा वो स्टबर्न हो जाएगा, करेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बार बार हमें या लगातार इन सारी चीजों को नहीं करना है। स्वाभाविक अभिरुचि, सेल्फ इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी को कम कर देता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये इसकी आंसर की है।
और आप इस आंसर की को हमारे स्टडी रूफ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और अन्य जो मॉक टेस्ट अभी इसमें देखिए मॉक टेस्ट जो मैं करा रहा हूँ उसमें ईवीएस का मॉक टेस्ट चल रहा है और सीडीपी का मॉक टेस्ट चल रहा है और ये सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ये रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आया हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।